नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर ये स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के विजय फैक्टर की। चुनाव का ऐलान हो चुका है, 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को काउंटिंग होगी। अब दिल्ली अर्ध राज्य है, पूरा राज्य भी नहीं है। वहां के मुख्यमंत्री को अपने हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग तक का अधिकार नहीं है। फिर भी नजरें दिल्ली विधानसभा चुनाव पर क्यों हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। आज हम इस एंगल से समझने की कोशिश करेंगे कि केजरीवाल के हिसाब से उनके लिए लगातार चौथी बार चुनाव जीतना क्यों जरूरी है, और 1998 से जो सत्ता का बनवास बीजेपी के खाते में जा रहा है, उसको नरेंद्र मोदी क्या इस बार राम राज्य के रूप में या मोदी राज्य के रूप में स्थापित करने की कोशिश करेंगे, उसमें कितने कामयाब होंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। कुल मिलाकर 1,55,00,000 वोटर हैं, 71 लाख महिलाएं हैं, 83 लाख पुरुष हैं, 2 लाख फर्स्ट टाइम वोटर हैं और 25 लाख से ज़्यादा युवा वोटर हैं। ये हिसाब किताब है। ये हिसाब किताब बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 71 लाख महिला वोटरों को मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर, अच्छे स्कूल के नाम पर, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के नाम पर, डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा के नाम पर पहले ही मोहित कर चुके हैं काफी हद तक अरविंद केजरीवाल। बाकी अब वो कह रहे हैं कि 2100 रुपये महिला सम्मान के तहत हर महीने महिलाओं को दिए जाएंगे, जिसके दायरे में 35 से 40 लाख महिलाएं आएंगी। इसी तरह 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना टाइप मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। आयुष्मान में तो टारगेटेड योजना है, वहाँ पर तो बीपीएल और SECC के तहत जो आता है वही आता है, लेकिन ये सबके लिए खुली होगी। ऑटो वालों के लिए भी योजना लेकर आए हैं। अरविंद केजरीवाल की रेवड़ियों की चर्चा इसलिए भी करना ज़रूरी है क्योंकि उनकी मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली योजना ऐसी योजना है जिसका पार पिछले 2 बार के विधानसभा चुनाव से बीजेपी पार उसके जा नहीं सकी है, उसका तोड़ नहीं निकाल सकी है। इस बार क्या होगा, ये इस एंगल से देखना दिलचस्प होगा। दूसरा, 17% दलित हैं और 12% मुसलमान हैं। इसको इस नजरिए से देखना बहुत जरूरी है कि ये करीब करीब 30% होता है। ये मोटे तौर पर कांग्रेस का पहले साथ देता रहा। दलित कुछ हद तक यमुना पार के इलाकों में मायावती का साथ देता रहा, लेकिन 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में ये पूरा वोटर कांग्रेस से छिटक कर आम आदमी पार्टी की झोली में आ गिरा। लेकिन अब केजरीवाल को फिर चिंता किस बात की है? केजरीवाल को इस बार चिंता इस बात की है कि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि ये मुस्लिम वोटर और दलित वोटर ड्रिफ्ट हुआ है, कांग्रेस के पास गया है। केजरीवाल की चिंता है कि अगर इनमें से मुस्लिम वोटरों का बिखराव हुआ, दलित वोटरों का बिखराव हुआ, तो कांग्रेस 4.25 से बढ़कर 10, 12, 13, 14% तक अगर पहुंच गई तो कांग्रेस के खाते में तो शायद उनका खाता दो चुनाव के बाद खुल जाए, 2-3 सीटें, 4 सीटें आ जाएं, लेकिन बीजेपी के हिस्से में काफी सीटें आ जाएंगी। ये खतरा आम आदमी पार्टी को सता रहा है। इसी आपदा में अवसर तलाश रहे हैं नरेंद्र मोदी, जो कह रहे हैं कि केजरीवाल का शासन पिछले 10 साल का आपदा काल रहा और इसमें वो अवसर तलाश रहे हैं। नहीं तो दिल्ली जैसा अर्ध राज्य और उसमें मोदी को अपना चेहरा बेचने की आखिर क्यों जरूरत पड़ गई? पूरा चुनाव बीजेपी मोदी बनाम केजरीवाल कर रही है। केजरीवाल कह रहे हैं मोदी के पास या बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई नैरेटिव नहीं है।
केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी को पता ही नहीं कि किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना है, उनके पास कोई कहानी नहीं है। और मोदी नेगेटिव प्रचार में लगे हुए हैं, बीजेपी नेगेटिव प्रचार में लगी हुई है, जैसा पिछले 10 साल में वो करके हारती रही है। 1998 के बाद से, इनफैक्ट देखा जाए तो 1993 का विधानसभा चुनाव बीजेपी जीती थी, उसके बाद वो तमाम चुनाव हारी है। 98 में, 2003 में, 2008 में, 2013 में, 2015 में, 2020 में। ये जो सूखा है, इसको पूरा करने में मोदी कैसे कामयाब होंगे, या इनको ऐसा क्या लग रहा है कि 10 साल में ऐसी क्या एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो गई है जिसके आधार पर वो बीजेपी अरविंद केजरीवाल को हराने में कामयाब हो जाएगी। मुझे तो कम से कम शक नजर आता है आज की तारीख में, जब मैं बुलेटिन बनाने बैठा हूं। आने वाले दिनों में हालात कैसे घूमते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन चुनाव आयोग ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें बार बार जोर दिया गया वोटरों में के जो नाम काटे जाते हैं, वोटर लिस्ट से जो नाम जोड़े जाते हैं, इसी में किसी तरह की गड़बड़ नहीं होती। आम आदमी पार्टी लगातार कहती रही है कि बीजेपी एक सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत, जिसमें उसके हिसाब से चुनाव आयोग भी शामिल है, सेलेक्टिव मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के समर्थकों के नाम काटे जा रहे हैं। ऐसा कुछ सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर भी चल रहा है। जैसा एक उदाहरण न्यू दिल्ली सीट का है, जहां केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार वो 46,000 वोटों से जीते थे और बीजेपी के उम्मीदवार को करीब 25,000 वोट मिला था, करीब करीब। अब केजरीवाल का आरोप है कि 6,000 उनके समर्थकों के नाम काट दिए गए हैं और 10,000 बीजेपी समर्थकों के नाम जोड़ दिए गए हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 46 में से अब 41,000 रह गए समर्थक, एक हिसाब से देखा जाए मोटा मोटा अरविंद केजरीवाल के साथ, और बीजेपी के समर्थक 25,000 से बढ़कर 35,000 हो गए। फासला सिर्फ 6 लाख का। 6 लाख यानी 3 लाख वोटर इधर गए या उधर गए और पासा पलट गया। बीजेपी ने बड़े चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा है। रमेश भिदुड़ी ने रंग में भंग डाला है। अब उनका टिकट काटा जाएगा नहीं काटा जाएगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। जिन्होंने कहा कि कालका जी की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों जैसी कर देंगे, बाद में उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी। वहां से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस ने अलका लांबा को चुनाव मैदान में उतारा है। नई दिल्ली सीट में केजरीवाल का मुकाबला 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे कर रहे हैं, साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित। तो ये घेरेबंदी की कोशिश बीजेपी ने अपनी तरफ से की है। कांग्रेस ने भी बड़े चेहरे सामने किए हैं। कांग्रेस को कमबैक का एक मौका मिल रहा है, या उनको लग रहा है कि इसमें एक मौका है। तो बड़े चेहरे जो आमतौर पर लोकसभा चुनाव लड़ते रहे हैं, उनको विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उतारा है। और अरविंद केजरीवाल इस खतरे को भांपते हुए अभी से कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लोग पैसा दे रहे हैं, कांग्रेस का चुनाव में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आदि आदि। क्योंकि हकीकत बिल्कुल साफ है, अगर कांग्रेस 4.25%, 5-6% पर टिकी रहती है तो एक तरफा जीत की तरफ बढ़ जाएंगे अरविंद केजरीवाल। अगर कांग्रेस 10-12% पर जाती है तो केजरीवाल की धड़कनें बढ़ेंगी, लेकिन वो चुनाव निकालने में कामयाब हो जाएंगे। सीटें 62 नहीं आएंगी, 52 आ जाएंगी। कुछ लोग कह रहे हैं 42 आ जाएंगी, कुछ लोग कह रहे हैं 52 और 42 का बीच यानी 47 सीटें आ जाएंगी। लेकिन अगर कांग्रेस 15, 16, 18% क्रॉस करती है तो कम से कम 21 सीटें ऊपर नीचे हो जाएंगी। 21 सीटें ऊपर नीचे होने का मतलब है त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति भी पैदा हो सकती है और बहुत त्रिकोणात्मक चुनाव हुआ, माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना तो कहानी कुछ भी पलट भी सकती है। केजरीवाल ने अब पहली बार, पहले वो जनता को, दिल्ली की जनता को एक वोट बैंक के रूप में देखते थे, अब वो कहीं हिंदू वोट बैंक देख रहे हैं जहां पर पुजारियों के लिए 18,000 रुपए रख दिए गए हैं,
कहीं वो सिखों को देख रहे हैं, सिखों के बहाने पूरे पंजाबी वोट बैंक को देख रहे हैं, जहां के लिए उन्होंने ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपये की घोषणा कर दी है। मौलवियों को पहले से ही 18,000 रुपया मिल रहा है। सिखों की आबादी करीब 5% के आसपास मानी जाती है। माना जाता है कि 7 से 8 सीटें सिख प्रभावित होती हैं, लेकिन सिखों के साथ साथ वो पंजाबियत को कैश करने में लगे हैं। और अगर ये पंजाबी वोट बीजेपी का जो परंपरागत वोट बैंक रहा, जो उससे पहले कांग्रेस का भी रहा, वो खिसकता है, तो फिर बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि ये पंजाबी वोट कुल मिलाकर सिख प्लस पंजाबी ये करीब 20-22 सीटों पर इनका असर होता है। तो ऐसे में ये चुनाव छोटा चुनाव होने के बावजूद दिलचस्प हो गया है। अगर केजरीवाल लगातार चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं, अगर बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं, तो वो अपनी जो राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा है उसको नए सिरे से पंख देने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में इंडिया गठबंधन की वो पैरवी कर सकते हैं, या वो दावेदारी ठोक सकते हैं कि मैं इसका सरदार बनूंगा, जैसा कि इस समय ममता बनर्जी कह रही हैं। हालांकि ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ सियासी झगड़े में उलझी हुई है। तो ये केजरीवाल की मुहिम हो सकती है। अगर बीजेपी मोदी चुनाव जीतते हैं तो मोदी के जो तर्कश है उसमें एक तीर तो आएगा ही। ये भी साबित होगा कि गुजरात माफ कीजिएगा, हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत कोई तुक्का नहीं थी। हरियाणा में बीजेपी ने अपनी सत्ता को बचाया, महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपनी सत्ता को बचाया, लेकिन झारखंड में वो विपक्ष में थी, विपक्ष में ही रही, सत्ता छीन नहीं पाई। दिल्ली में तो 1998 के बाद से वो सत्ता में नहीं आई है, और उस सत्ता को छीनना एक बड़ी कामयाबी हो सकता है। कुल मिलाकर चुनाव दिल्ली का दिलचस्प है। बेरोजगारी मुद्दा है, झुग्गी झोंपड़ियों का मसला मुद्दा है, आबकारी कांड मुद्दा है, शीश महल बनाम प्रधानमंत्री का नया आवास ये मुद्दा है। मुख्यमंत्री का जो निवास है शीश महल संज्ञा दी गई है, 33 करोड़ खर्च हुए। प्रधानमंत्री का जो नया आवास बन रहा है उसमें 466 करोड़ रुपया खर्च होगा। ये दोनों तरफ से आंकड़ेबाजी की जा रही है, दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। और रमेश बिधूड़ी जैसे लोगों के बयानों पर चुनाव आयोग ने रोक नहीं लगाई। आज एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी होने के बाद तो ये चुनाव में कितनी और गिरावट देखने को मिलेगी, ये भी हमें इन्हीं आंखों से देखना पड़ेगा क्या। खैर, बताते रहेंगे दिल्ली चुनाव के बारे में। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।